नमस्कार दोस्तों, काफी समय के बाद मैं डाल रहा हूँ वीडियो, क्योंकि माय शेड्यूल वाज वेरी हेक्टिक। काफी समय मतलब कल वीडियो डाला था, लेकिन मैं एक दिन में दो तीन वीडियो डालता था, लेकिन कल मैंने एक ही वीडियो डाला। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई वाज हैविंग अ बिजी शेड्यूल, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट पोस्ट मोर वीडियोस yesterday. So don't worry about that. Now let me share the PDF. तो देखिए दोस्तों, हम पेज नंबर 23 तक पहुंच गए थे। Just let me open that page, specific page. Yes. So यहाँ तक के हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, राइट? कहाँ तक के? यहाँ तक। ठीक है। अब हम यूपीएससी का एक दूसरा पीवाईक्यू देखने वाले हैं। ठीक है ना? A body of mass m is thrown straight up with velocity v naught. ठीक है। बॉडी का मास m है, बॉडी का मास m है, उसको स्ट्रेट अप मतलब कि वन डायमेंशनल मोशन दिखाता है। स्ट्रेट अप का मतलब क्या है? वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना? सो इट इज थ्रोन स्ट्रेट अप। स्ट्रेट अप अगर फेंकोगे, सो वेलोसिटी वी नॉट से फेंका है, फाइंड द वेलोसिटी वी डैश। तो होगा ये कि ये जो वेलोसिटी है, देखिए वेलोसिटी वी डैश जो है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना, विथ विच द बॉडी कम्स डाउन। ठीक है। मतलब ये बॉडी जाएगी ऊपर, ऊपर जाएगी 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 जाएगी, एक हाइट एच अटेन करेगी, जो कि होगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना? मैक्सिमम हाइट एच अटेन करेगी, और फिर उसी पाथ के अलॉन्ग ये बॉडी नीचे आएगी। ठीक है। एंड फाइनली कुछ टर्मिनल वेलोसिटी होगी, जिसको वी डैश कहा गया है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी दे रखा है के वी स्क्वायर। ठीक है ना? के वी स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हमारा एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब छोटी क्लासेस के प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में एक विशेष अंतर है कि छोटी क्लासेस का जो प्रॉब्लम होता है +2 लेवल का, उसमें एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड। सो इन दिस प्रॉब्लम, एज एयर रेजिस्टेंस इज नॉट निग्लेक्टेड, सो एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करने की वजह से जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होते थे हमारे, जो हम यूज करते थे, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सब तो पढ़ा होगा ना? So these kinematics equation are of no use, right? So these kinematic equations are of no use now. You will have, because you need to consider air resistance, और एयर रेजिस्टेंस कंसिडर अगर करना है, तो स्वाभाविक से बात है कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यहाँ काम नहीं करने वाला। अब बॉडी ऑफ मास एम इज थ्रोन स्ट्रेट अप विद वेलोसिटी वी नॉट, यहाँ पे फिगर में दिखा दिया मैंने। वी डैश जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो निकालनी है, उस जिससे वो बॉडी नीचे आएगी। के वी स्क्वायर उसका एयर ड्रैग उस पर एक्ट कर रहा है, जहाँ के कांस्टेंट है, वी इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है ना? ये इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की शुरुआत करता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यदि मैं लिखने की शुरुआत करता हूँ, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले तो दो दो प्रकार के मोशन में इस मोशन को बांटना है। पहला प्रकार का मोशन कैसा होगा? ऊपर की ओर जाता हुआ मोशन। ठीक है। जो मैक्सिमम हाइट एच अटेन करने तक का मोशन। तो मैक्सिमम हाइट एच अटेन करने तक का जो मोशन है, दैट विल बी मोशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एंड इन दैट केस, एज द मोशन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, mg विल ऑलवेज एक्ट डाउन। यहाँ पे fbd, यहाँ पे मान लीजिए किसी पॉइंट पे मैं fbd बनाता हूँ बॉडी का, सो दैट fbd विल से कि mg is acting in the downward direction and the force of air drag is also acting in the downward direction. Why the force of air drag is acting in the downward direction? mg तो समझ में आता है कि नीचे ही एक्ट करता है हमेशा, लेकिन जो एयर ड्रैग है वो नीचे क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एयर ड्रैग ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक्ट करता है। ठीक है ना? आपका मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो एयर ड्रैग इस डायरेक्शन में होगा, मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो एयर ड्रैग इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गई बात? सो एज द एयर ड्रैग इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट इन मोशन, सो यहाँ पे एयर ड्रैग भी नीचे एक्ट कर रहा है और mg भी नीचे एक्ट कर रहा है। ठीक है ना?
ना हो। यहाँ पे काफी लोगों का सवाल ये आता है कि सर हम वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, तो वी नॉट वेलोसिटी से ही ये ऊपर जब जाएगा और जब वापस आएगा तो वी नॉट वेलोसिटी से ही आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा काफी लोग कहते हैं, तो नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर आपने फेंका तो है, लेकिन यदि एयर रेजिस्टेंस जीरो होता, एयर रेजिस्टेंस यदि जीरो होता तो वी नॉट वेलोसिटी से ही ये पार्टिकल वापस आता, ठीक है ना। ये आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस, बट एक्चुअली द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसा गया है और फिर ऐसा ही वापस भी आया है, ठीक है ना। So air resistance is not zero. That's why फाइनल वेलोसिटी वी नॉट नहीं होगी, क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन नहीं बन रही है दोस्तों। कैसे सिमेट्रिकल सिचुएशन नहीं बन रही है वो भी मैं बताता हूँ। जब आपकी बॉडी ऊपर जाती रहेगी तब आप उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो उसमें कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, एम जी डाउनवर्ड्स, के वी स्क्वायर डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, और मोशन इज अपवर्ड्स। तो यहाँ पे के वी स्क्वायर इज अपोजिंग द मोशन, एम जी इज अपोजिंग द मोशन, यानी कि बोथ द फोर्सेस आर अपोजिंग द मोशन। लेकिन जब बॉडी डाउनवर्ड आती रहेगी तो यहाँ पे आप अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करेंगे तो एज द मोशन विल बी डाउनवर्ड, नीचे आती हुई अवस्था में मोशन डाउनवर्ड होगा, तो के वी स्क्वायर यानी कि एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑलवेज अपोजिट एक्ट करता है एयर रेजिस्टेंस। तो जब नीचे आती रहेगी बॉडी तब तो के वी स्क्वायर ऊपर की ओर एक्ट करेगा, एम जी एज ऑलवेज वो तो नीचे ही एक्ट करेगा। सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल सिचुएशन, राइट। ये सिमेट्रिकल सिचुएशन नहीं है। इसमें के वी स्क्वायर, यहाँ पे के वी स्क्वायर इज ऑलवेज अपोजिंग द मोशन, but mg while going upwards mg is opposing the motion, and while the body is coming downwards mg is supporting the motion, right. So that's why यहाँ पे सिमेट्रिकल सिचुएशन नहीं होने की वजह से जो जिस वेलोसिटी वी नॉट से ऊपर फेंका उस वेलोसिटी वी नॉट से नीचे आएगा नहीं, सिर्फ एयर रेजिस्टेंस जीरो के केस में उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे केस बाय केस, ये तो एक ओवरऑल मैंने ओवरव्यू दिया है। अब मैं आपको इसके इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कैलकुलेट करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जब कुछ कैलकुलेशन पार्ट भी आएगा इसमें, ठीक है। एज यू नो कि मैथमेटिकल है काफी सारा हमारा फिजिक्स जो यूपीएससी में है, ठीक है। सो एम डी बी बाई डी टी। अब ये अब आपको दो चीजें कंसिडर करनी है दोस्तों। अपवर्ड जाते समय जब बॉडी ऊपर जाती रहेगी उस समय का इक्वेशन ऑफ मोशन अलग लिखना है, और जब बॉडी नीचे आती रहेगी उस समय का इक्वेशन ऑफ मोशन अलग लिखना है। आप एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन से दोनों बार का मोशन नहीं लिख सकते। केवल एक इक्वेशन ऑफ मोशन से दोनों टाइम का मोशन आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। आपको ऊपर जाने वाले मोशन को अलग कंसीडर करना होगा, नीचे आने वाले मोशन को अलग कंसीडर करना होगा। क्यों, वो भी मैं बता चुका हूँ। क्योंकि जब बॉडी ऊपर जा रही है तो एम जी अपोज कर रहा है और के वी स्क्वायर भी अपोज कर रहा है, और जब बॉडी नीचे आ रही है तो एम जी तो सपोर्ट कर रहा है लेकिन के वी स्क्वायर अपोज कर रहा है। सो एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली, एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। कभी के वी स्क्वायर ऊपर लगेगा, कभी नीचे लगेगा, एम जी हमेशा नीचे लगने वाला है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं कि के वी स्क्वायर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ, तो ऐसी स्थिति में आप एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन से सारा का सारा खेल नहीं बना सकते। आप केवल अपवर्ड मूविंग जब मोशन होगा, मतलब जब वी नॉट वेलोसिटी से फेंकने के बाद जो हाईएस्ट हाइट अटेन करने तक का जो मोशन है उसको एक मोशन मानेंगे, और जब हाईएस्ट हाइट अटेन करने पे जब वेलोसिटी जीरो होगी कुछ इंस्टेंस के लिए, उसके बाद जब नीचे की ओर ट्रेवल करना चालू करेगा ऑब्जेक्ट उसी लाइन के अलोंग, तब उस मोशन को आपको अलग कंसीडर करना होगा, ठीक है ना। सो ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसका हमने लिखा है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा है, देखिए ये कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ। आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, या तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, F वेक्टर इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, या तो फिर F एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं F एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए इसको इक्वेशन ऑफ मोशन बना रहा हूँ,
सो एफ एक्सटर्नल क्या है बताइए मुझे। एफ एक्सटर्नल क्या है? ये बॉडी जब ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बीच की हाइट में क्या हो रहा है? बॉडी पे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एम जी डाउनवर्ड्स, के वी स्क्वायर डाउनवर्ड्स, एंड बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स। तो मुझे बताइए, मैं अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूं, ठीक है ना, आई एम फ्री टू अज्यूम डायरेक्शन एज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. So I am free to assume the positive direction and negative direction. And as the motion is one dimensional, so मुझे I cap वेक्टर, J cap वेक्टर इन सब की तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है. So motion वन डायमेंशन रहने की वजह से मेरा पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन से काम बन जाने वाला है, ठीक है ना. तो एम जी जो कि नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, इसका एफ बी डी अगर आप बनाते हैं तो एम जी नीचे, के वी स्क्वायर नीचे और मोशन अपवर्ड्स. सो मोशन अपवर्ड मोशन को मैं एम डी वी बाई डी टी से दिखा देता हूँ. और फोर्सेस को डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं. मैंने मान लिया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा ऑलवेज, ठीक है ना. सो जब भी मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, जब मोशन ऊपर की ओर हो रहा है तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया. और जब मोशन डाउनवर्ड शुरू होगा तो उसका जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, जब मोशन डाउनवर्ड शुरू होगा तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूंगा. ये बात बाद में आने वाली है, ठीक है ना. तो अभी मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है ना. सो अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो नेचुरली as mg and kv square both are acting in the downward direction, so they will assume a negative sign, so it will come as minus mg minus kv square, ठीक है ना. अब यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकालिए तो आपको ये मिलेगा, माइनस साइन को कॉमन निकालती, और ये एम डी वी बाई डी टी को मैं वेक्टर साइन हटा के लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है इसलिए यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लिखा है, ठीक है. तो अब ये एम डी वी बाई डी टी को ऐसा कैसे लिख दिया भाई साहब, ठीक है, ये भी एक सवाल आता है. तो देखिए दोस्तों, डी टी को एलिमिनेट करना होगा. एज द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आर नॉट अप्लीकेबल, सो हमको डी टी को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि टी को हम निकाल नहीं सकते एस और वी के टर्म्स में, ठीक है ना. सो टी को एलिमिनेट करने के लिए बहुत आसान है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी, ठीक है ना. नाउ एज डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी, तो डी टी का वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगा? डी एस और वी निकल के आएगा. सो डी टी के जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? डी एस और वी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा. तो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया? एम वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी प्लस के वी स्क्वायर, ठीक है ना. मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया? एम वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी प्लस के वी स्क्वायर, ठीक है ना. अब मैं ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना. तो एम वी डी वी बाई डी एस किसके बराबर आया? माइनस ऑफ एम जी प्लस के वी स्क्वायर. ये इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से. अब यहाँ इस इक्वेशन में आप वेरिएबल को सेपरेट करेंगे. वेरिएबल को सेपरेट यदि मैं कर दूँ तो वेलोसिटी को एक साइड कर दो और डिस्प्लेसमेंट को एक साइड कर दो, बहुत आसान है. ये ds को इधर लेके जाओ, माइनस साइन एज इट इज रखो यहाँ वाला, और ये इस टर्म को इधर लेके आओ नीचे, तो ये मिलेगा आपको, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर देने पे. नाउ इसमें मैं चूंकि केवल अभी अपवर्ड डायरेक्शन वाला मोशन कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, बताइए मुझे. पूरे नीचे से पूरे ऊपर मैक्सिमम हाइट अटेन करने तक का ये वाला डिस्टेंस को मैंने h मान लिया है. सो इनिशियल डिस्टेंस वाज 0 एंड फाइनल डिस्टेंस इज h. सो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन लिमिट्स ऑफ s यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगी इसके फाइनल लिमिट्स? 0 टू h होंगे इसके फाइनल लिमिट्स, ठीक है ना. और v के फाइनल लिमिट्स क्या होंगे? मैंने यहाँ v नॉट वेलोसिटी से फेंका है, हाईएस्ट पॉइंट अटेन करने पे वेलोसिटी 0 हो जाती है. सो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से लेकर फाइनल वेलोसिटी 0 तक इसका इंटीग्रेशन होगा v डी वी अपॉन जी प्लस के वी स्क्वायर बाय एम का, ठीक है ना. सो नाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया. एंड ये इंटीग्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, ये वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं तो ये मुझे मिलेगा, ठीक है ना. अब ये वाले इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है, इसमें काफी बच्चों का डाउट आते रहा है, हर साल का प्रॉब्लम है ये.
कि ये वाला जो इंटीग्रल दिख रहा है, इसे इंटीग्रेट करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। ये मुझे हर साल डाउट आता है बच्चों का, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। पर अभी के लिए मान लीजिए, ये लेक्चर के एंड में बताऊंगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये लेक्चर के एंड में बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि इंटीग्रेशन का वैल्यू ये निकल के आता है, ये इक्वेशन 1 में दिया है, ठीक है ना। नाउ बॉडी का डाउनवर्ड मोशन शुरू हो जाएगा। अब मैं डाउनवर्ड मोशन के लिए वही काम करूंगा जो अपवर्ड मोशन के लिए मैंने किया। सो डाउनवर्ड मोशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, मान लीजिए एच हाइट अटेन कर लेने के बाद में बॉडी नीचे की ओर आना शुरू करती है, ठीक है ना। सो बॉडी अगर नीचे की ओर आना शुरू करती है तो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, लेकिन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एम जी। एम जी तो इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है भाई साहब, ठीक है ना। और मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, मतलब नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है। सो एम जी विल बी एम जी विल अज्यूम अ पॉजिटिव साइन। लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक्ट करता है। तो नीचे अगर मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड होगा, मतलब के वी स्क्वायर इज अपवर्ड्स, ठीक है ना। सो एम जी विल अज्यूम अ पॉजिटिव साइन एंड के वी स्क्वायर विल अज्यूम अ नेगेटिव साइन। क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव माना है तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। अब क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, डायरेक्शन मोशन पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव है तो मेरा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो मैंने उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। सो एम जी का साइन पॉजिटिव और के वी स्क्वायर का साइन निगेटिव, ये आपको समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि के वी स्क्वायर डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन द मोशन इज हैपनिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू आ जाएगा एम जी माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखूंगा तो क्या आएगा मेरा, एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना। इंटीग्रेशन लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, ये चीज बिल्कुल बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है वो बताने वाला हूं मैं, लेकिन लेक्चर के अंत में बताऊंगा, ठीक है ना। सो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे, फिर एम डी वी बाई डी टी, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए ही लिखना है ना हमें, तो एम ए की जगह पे डीवी एम डी वी बाई डी टी कर दिया, एफ एक्सटर्नल की जगह पे ये मालपानी आया, ठीक है ना। सो अब मैं ये तो मैं बता चुका हूँ, एम वी डी वी बाई डी एस कैसे आता है, डी टी को एलिमिनेट करने से आता है, ठीक है। नाउ ये वाला एम और ये वाले एम को मैंने कैंसिल कर दिया बोथ द साइड से, ठीक है ना। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या मिला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन विच वी गॉट एंड फाइनली वी विल इंटीग्रेट दिस ऑल्सो, ठीक है ना। इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे और एच के बराबर आएगा ये। तो आप बताइए मुझे लिमिट्स क्या होंगे इंटीग्रेशन के, जब हाईएस्ट हाइट पे होगा तो नेचुरली यहाँ से हम नया मोशन शुरू कर रहे हैं तो एच विल बी जीरो ओवर हियर, ठीक है ना। और जब सबसे नीचे का पॉइंट पे आएगा सो द एच विल बी एच, ठीक है ना, एस विल बी एच, ठीक है ना। तो जीरो टू एच, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, समझ में आ रही बात। लेकिन वेलोसिटी जीरो से शुरू हुई है, वेलोसिटी सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे नया मोशन शुरू हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में। सो जीरो वेलोसिटी से वी डैश वेलोसिटी जो कि फाइनल वेलोसिटी अटेन हो रही है, टर्मिनल वेलोसिटी, तो जीरो टू वी डैश इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। अब इसका ये वाला इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, पर वो लेक्चर के अंत में। तो अभी देखिए इंटीग्रेटिंग एंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एच फ्रॉम वन, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ये वाले एच का वैल्यू और ये वाला जो एच का वैल्यू यहाँ से आया है, ठीक है ना, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा इस इंटीग्रल का, वो वाला एच का वैल्यू और ये वाला एच का वैल्यू अगर आप इक्वेट कर दोगे तो कुछ फाइनली ये वाला रिलेशन निकल के आने वाला है, ठीक है ना। सो वी गॉट द टर्मिनल वेलोसिटी वी डैश इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, तो हमें फाइनली वी डैश जो है वो वी नॉट के टर्म्स में मिल गया, ठीक है ना। तो ये दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी गॉट। नाउ सवाल ये उठता है कि आपने ये सब तो बता दिया लेकिन मेन बात नहीं बताई कि ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैं एक नई पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहा हूँ, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए या उस पीडीएफ फाइल पे जाने से पहले, इंटीग्रल सॉल्व की हुई पीडीएफ फाइल पे जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इफ द मीडियम, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले में
पुट करके देखिए, आपको वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला हमारा सही है कि नहीं, ठीक है ना। अब ये वेरीफाई करने का तरीका क्या है, देखिए अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को जीरो मान लूं, मतलब के इक्वल टू जीरो, के वी स्क्वायर जो होता है ना एयर रेजिस्टेंस, उसमें के को जीरो मान लूं, मतलब कि जीरो हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज। तो हमारा के की वैल्यू जीरो डालने पे हमारी टर्मिनल वेलोसिटी जो बचपन में आती थी ना, बचपन में एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करने पे क्या होता था, वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर फेंको, बॉडी ऊपर जाके जब नीचे आती थी तो वी नॉट ही वेलोसिटी मिलती थी नीचे की ओर, ठीक है ना। तो हमारा आंसर वैसे ही आना चाहिए एयर रेजिस्टेंस को जीरो डालने पे। तो इस फॉर्मूले में के इक्वल टू जीरो डाल के देखिए क्या आएगा, वी डैश इक्वल टू वी नॉट आएगा कि नहीं आएगा। सो वी डैश इक्वल टू वी नॉट हमें मिल रहा है के इक्वल टू जीरो डालने पे, तो हमारी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो एग्जाम में इस तरीके से आपको क्रॉस चेक करना है आंसर्स को, कि जो हमारा बचपन का कंसेप्ट है एयर रेजिस्टेंस जीरो वाला, उसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो तो जिस वेलोसिटी से फेंको उसी वेलोसिटी से वापस आ जाता है। तो नेचुरली हमें यहाँ पे भी के इक्वल टू जीरो डालने पे टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट के इक्वल मिलनी चाहिए, और यहाँ पे हमें के इक्वल टू जीरो डालने पे मिल भी रही है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा के इक्वल टू जीरो का मतलब। तो इसका मतलब वी डैश का हम जो है वैल्यू वी नॉट के बराबर आ जाता है के इक्वल टू जीरो डालने पे। सो हमारी एग्जाम में जब आप क्रॉस चेक इस तरीके से करेंगे तो आपकी पता चल जाएगा आपको कि क्रॉस चेक करने से संभावना बहुत ज्यादा है कि आपका आंसर सही आ रहा है। और मान लीजिए के इक्वल टू जीरो डालने पे वी डैश वी नॉट के इक्वल नहीं आने ना आते हुए कोई दूसरा वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। के इक्वल टू जीरो डालने पे वी डैश वी नॉट के इक्वल नहीं आता सपोज, के इक्वल टू जीरो डालने पे वी डैश वी नॉट के इक्वल नहीं आया सपोज एग्जाम में, तो समझ जाना कि आपका डेरिवेशन गलत हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि बचपन का फंडा वो गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, वो एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करके किया उसने। अब एडवांस लेवल पे चले गए तो के इक्वल टू जीरो डालने पे वही चीज आना चाहिए जो पहले आती थी, ठीक है ना। सो नाउ आई विल अपलोड अ न्यू पीडीएफ इन ऑर्डर टू शो द इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है ना, एंड द डेरिवेशन ऑफ दिस, ठीक है ना, जो ये इस पीडीएफ में नहीं दिया है। सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस पीडीएफ एंड आई विल अपलोड अ न्यू पीडीएफ, ठीक है ना। लेट मी अपलोड अ न्यू पीडीएफ, ठीक है ना। यस, सो हियर इज द न्यू पीडीएफ फॉर यू, ठीक है। लेट मी जूम इन। तो देखिए दोस्तों, आपका इंटीग्रल क्या आ रहा था शुरू, सबसे पहला वाला इंटीग्रल क्या था आपका, बताइए मुझे, ठीक है ना। दिस वाज योर फर्स्ट इंटीग्रल, राइट। लेट मी चेंज द कलर। दिस वाज योर फर्स्ट इंटीग्रल, था कि नहीं था, यही था ना आपका फर्स्ट इंटीग्रल। नाउ एज दिस वाज योर फर्स्ट इंटीग्रल, क्या था फर्स्ट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन वी नॉट टू वी नॉट टू जीरो वी डी वी जी प्लस के वी स्क्वायर बाय एम, ये था, और ये था राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। ना वो आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है और हाफ से डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया और टू से मल्टीप्लाई किया और हाफ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी कि टू से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये वाला एक्सप्रेशन इसमें तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना, आप क्लियरली देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। और ये वाला जो है ये डीएस का इंटीग्रल एस हो जाएगा। अब इस फॉर्म में लाने का फायदा ये हुआ कि आप वी स्क्वायर को वी स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट कीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट कीजिए। तो जैसे ही वी स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये इसको, ये माइनस साइन को मैं इधर के लिमिट से एडजस्ट कर देता हूँ। तो माइनस साइन को मैं जैसे इधर के लिमिट से एडजस्ट करूंगा, so minus sign will cancel out and this limit will interchange, this will go up and zero will come down, ठीक है ना। so ये हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये एस के लिमिट्स में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एच और जीरो, तो दिस विल बी सिंपली एच। और ये जो इधर जो यहाँ पे चीज दिख रही है आपको, ये जो चीज है उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ये हो जाएगा। आप ये वी स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट तो कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जीरो टू वी नॉट डी जेड अपॉन जी प्लस के बाय एम इंटू जेड, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, बताइए मुझे। इसका इंटीग्रल अगर मैं पूछूं आपसे, जी प्लस के बाय एम जेड, इसका इंटीग्रल क्या होता है बताइए मुझे। इसका इंटीग्रल होगा एल एन जी प्लस के बाय एम इंटू जेड, और इसका डेरिवेटिव लेंगे फिर,
ठीक है ना, नीचे में, तो नीचे में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो के बाय एम आएगा। ठीक है, सो समझ में आ रही है। सो एम का वैल्यू ऊपर जाएगा, ठीक है ना, एम का वैल्यू ऊपर जाएगा, तो एम का वैल्यू ऊपर गया और एम बाय के हो गया, अरे एल एन जी प्लस के बाय एम जेड, ठीक है ना, ये आएगा। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि z इज इक्वल टू के वी स्क्वायर है, तो यहाँ पे वापस z इक्वल टू के वी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, z इक्वल टू के वी स्क्वायर ये जो है ये आपको मिलेगा। ठीक है, सो ओवर हियर द एक्सप्रेशन विच यू गॉट इज दिस। अब वी स्क्वायर की जगह पे जीरो और वी नॉट सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और फिर ये वाला इस तरीके से। ठीक है, अपर लिमिट पुट करने पे ये, लोअर लिमिट पुट करने पे ये। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये। ठीक है, ये इक्वल टू एच है। ठीक है ना, ठीक है, सो और ये फाइनली आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब मैं नीचे की ओर जाऊंगा, नीचे की ओर जाऊंगा इस फाइल में। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी डिसेबल दिस। ठीक है ना, हाँ नीचे कैसे जाएंगे यार, यस, ठीक है, हाँ ये नीचे आ गया। ठीक है, सो यू कैन हैव अ लुक दिस एट दिस। ठीक है ना, इंटीग्रेशन जीरो टू एच डी एस एंड दिस वी डी वी और माइनस जी बाय एन एस के वी स्क्वायर बाय एन। ठीक है ना, सो जीरो टू वी डैश ये होगा इसका। अब ये दूसरा वाला इंटीग्रल शुरू कर दिया हमने जो डाउनवर्ड वाले मोशन के लिए हम लिख रहे थे। ठीक है ना, तो दूसरा वाला इंटीग्रल, ये पहला वाला इंटीग्रल यहाँ खत समाप्त होता है, दूसरा वाला इंटीग्रल यहाँ से शुरू होता है। तो दूसरे वाले इंटीग्रल में क्या किया हमने, ये वी डी वी और जी माइनस के वी स्क्वायर ओवर एम था। ठीक है ना, सो आई हैव अगे वंस अगेन डन द सेम थिंग, इसको मैंने लिख दिया डी वी स्क्वायर। ठीक है ना, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, जी माइनस के वी स्क्वायर ओवर एम। देन वंस अगेन द सेम स्टेप्स। ठीक है ना, जो पहले की थी। अब यहाँ पे वी स्क्वायर को पकड़ लीजिए आप जेड, वी स्क्वायर को जेड पकड़ेंगे तो क्या क्या आएगा बताइए मुझे, वी स्क्वायर को जेड पकड़ेंगे तो डी जेड ओवर जी माइनस के बाय एम ओवर जेड, सॉरी इनटू जेड। ठीक है ना, सो फाइनली व्हाट विल यू गेट, फाइनली you will get some expression which will be like this, ln, इसका इंटीग्रल तो सबको पता है, ln g माइनस के बाय एम इंटू जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एम बाय के आ जाएगा। ठीक है ना, सो ये वाला एक्सप्रेशन आपको जो यहाँ दिख रहा है वो उसी तरीके से आया हुआ है। ठीक है ना, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैंने यहाँ पुट कर दी, पहले वी डैश की वैल्यू पुट की और फिर वी की वैल्यू पुट की, सॉरी जीरो की वैल्यू पुट की, तो ये मुझे मिला। ठीक है, फिर मैंने आपको पुट करके दिखाया वी डैश और जी, और ये मुझे मिला। फिर उसके बाद में ये एच के बराबर हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एच के बराबर आया, इसका वैल्यू यदि एच के बराबर आया और ये ऊपर वाला भी वैल्यू एच के बराबर है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो यदि मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, दोनों एच को इक्वेट कर दूं, सो व्हाट विल आई गेट देन, ये वाले एच को इक्वेट कर दूं और ये वाले एच को इक्वेट कर दूं। ठीक है ना, ये एच को इक्वेट किया और ये वाले एच को इक्वेट किया, सो व्हाट विल आई गेट, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये एच को इक्वेट करने पे ये मिल रहा है मुझे। ठीक है,
दिस इज द एक्सप्रेशन विच आई एम गेटिंग। ये ठीक है, ये मिल रहा है। अब ये यहाँ पे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे मैथमेटिकल, तो ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये देखिए m/2 के हैं और m/2 के बोथ द साइड कैंसिल हो जाएंगे, m/2 के एंड m/2 के विल कैंसिल आउट, एंड दिस इज द फाइनल जो मैथमेटिकल स्टेप्स है यहाँ पे, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आपको मैं 2 सेकंड देता हूँ इन मैथमेटिकल स्टेप्स को देखने के लिए। आप देख के ही समझ जाएंगे कि दो द मैथ्स इज कॉम्प्लेक्स बट द डेरिवेशन इज इजी ओनली, नॉट मच डिफिकल्ट। सो फाइनली अगर आप इसको करते जाएंगे तो आपको ये मिलेगा फाइनली। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए ये अगर आपको इसकी मैथमेटिकल स्टेप समझ में नहीं आई तो आप ये काम कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना। वो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, ये वाली पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये पूरी फुल पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे जाने के बाद में पहले तो वो वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जो मैंने पहले अपलोड की है, उसके साथ मैंने ये वाली पीडीएफ भी अपलोड करके रखी हुई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डिटेल में मैथ्स देख सकते हैं, ठीक है। सो डिटेल में मैथमेटिक्स जो मतलब यानी कि फिर मैथमेटिकल स्टेप जो रिक्वायर्ड थी इस प्रॉब्लम में, विशिष्ट प्रॉब्लम में, वो यहाँ पे सारा डिटेल में लिखी हुई है, ठीक है ना। So this will create a very long video. That's why I am keeping the videos short only. Okay. So let's keep the class up to this only. And thank you very much for watching. Have a nice day. और अगर आपको मैथमेटिकल स्टेप समझ नहीं आई है तो बहुत आसान है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए जिसकी लिंक मैंने नीचे पिन की हुई है। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये वाली पीडीएफ मिलेगी, यहाँ से आपको मैथमेटिकल स्टेप समझ में आ जाएगी, क्योंकि आई हैवंट स्किप्ड इवन अ सिंगल स्टेप ओवर हियर, ओके, नॉट इवन अ सिंगल स्टेप हैज बीन स्किप्ड ओवर हियर। So you will get this PDF over there on my Telegram channel, okay? So you can join that. उसकी लिंक नीचे पिन की हुई है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू।